यूं तो दुनिया में हमें बहुत से किस्मों के लोग मिलते हैं, कुछ हमसे जुदा हो जाते हैं तो कुछ साथ निभा जाते हैं। साथ निभा जाने वालों में भी किस्में हैं, कुछ दिल से निभा जाते हैं तो कुछ दिमाग से खेल जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। दिस इज राकेश चौहान और आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं पॉलिटी को। लास्ट क्लास में हमने पॉलिटी डिस्कस किया था, बट बोर्ड पर क्लियर नजर न आने के कारण मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा उन सभी पॉइंट्स को। बट गाइस, मैं फाइनली आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग सुनने में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बोर्ड पे काफी ऐसी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं नहीं लिख पाता, तो आप सुन के जरूर नोट्स बनाएं और नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स काफी ज्यादा आपको याद रहते हैं। तो आप नोट्स बनाइए और एलटी ग्रेड एग्जाम इस बार क्रैक करना ही करना है। आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी, जो कि माउंटेन मैन वाली थी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या कहता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिमिलर गाइस, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन कीजिए, इस बार एग्जाम को क्रैक करना है। गाइस, थोड़ा हम रिवीजन करते हैं पॉलिटी को। तो सबसे पहले इंडिया में कौन आता है? यूरोपियंस में वास्को डी गामा आता है। और वास्को डी गामा कब आता है इंडिया में? 1498 में आता है वास्को डी गामा पुर्तगाल से। क्लियर है? आज जो हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813 पढ़ेंगे, 33 और 53 को पढ़ेंगे, साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। अब ये कहां से आया? पुर्तगाल से आता है। अब ये क्यों आता है इंडिया में? इसके पीछे रीजन क्या है? यूरोपियंस मसाले खरीदते थे अरब कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से मसाले खरीदते थे। तो यूरोपियंस को लगा यार कि अरब कंट्रीज जो है उनसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया की बात सोची, इंडिया को खोजने की बात सोची। तो इंडिया को खोजने के लिए इनके पास सिर्फ 3 रास्ते थे। कितने रास्ते? 3 रास्ते। एक कि रसिया जाए, फिर चाइना जाए, फिर बर्मा, फिर इंडिया पहुंचे, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि अरब कंट्रीज से जाए और फिर ईरान, इराक होते हुए इंडिया पहुंच जाए। तो अरब कंट्रीज वाले जाने नहीं देंगे और ये रास्ता बहुत ही दूर है। क्लियर है? तो और तीसरा जो रास्ता था इनके पास वो था कौन सा? समुद्री मार्ग वाला। क्लियर है? कि समुद्र से होते हुए इंडिया पहुंच जाओ। ये 3 रास्ते थे। क्लियर है? तो 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आता है समुद्री मार्ग के द्वारा, और कहां पहुंचता है? कालीकट में पहुंचता है, जहां पर किंग कौन होता है? जमोरियन किंग होता है। उस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। और बहुत सारे मसाले लेके जाता है, बिजनेस शुरू करता है। फिर इसको देखते देखते बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बातें फैल जाती है कि भाई इंडिया की खोज अब हो चुकी है और मसाले के बिजनेस के लिए चला जाए। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसकी स्टैब्लिशमेंट इंडिया में कब होती है? तो यह हुई 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है इंडिया में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। क्लियर है? तो यहां पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जिक्र आता है, जिन्होंने एक चार्टर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप जाओ इंडिया में बिजनेस करो। क्लियर है? इतना पॉइंट्स। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करना शुरू करती है, तो उसके बाद होता है क्या है कि यहां के लोगों का माहौल देख के कि आपस में ही लोग लड़ते हैं, तो इन पर हम रूल भी कर सकते हैं, राज भी कर सकते हैं। तो पहला बैटल होता है कौन सा? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। यह याद रखना है, 1757 कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ प्लासी। किसके बीच होता है? यह ब्रिटिश आर्मी और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध होता है, और सिराजुद्दौला की हार होती है। मीर जाफर यहां से बेईमानी कर देता है सिराजुद्दौला से और रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है, जहां पर रॉबर्ट क्लाइव विजयी हो जाता है। अब ये क्यों मिल जाता है? इसके पीछे भी रीजन है। इसको नवाब बनने की लालच थी कि भाई हम, ब्रिटिशर्स ने इसको बोला कि मैं तुझे नवाब बना दूंगा, तो मेरा साथ दो। इसने उसका साथ दिया, उसको नवाब बना दिया गया। क्लियर है? और सिराजुद्दौला की यहां पर हार होती है। इंडिया को जो गुलामी की यदि हम बात करें गाइस, तो इंडिया को गुलाम ब्रिटिशर्स
को तो हम बाद में कहेंगे, पहले हम अपनों का ही देखें तो वह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ भी उठती है। क्लियर है गाइस? तो सिमिलर थिंकिंग यहां है। अगर मीर जाफर अगर बेईमानी नहीं करता, मीर जाफर बेईमानी नहीं करता तो 1757 का जो बैटल था वह सिराजुद्दौला जीतता। क्लियर है? नेक्स्ट बैटल होता है 1764 में। अब ये इंपॉर्टेंट बैटल, कौन सा बैटल था? ये बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। अब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें शाह आलम द्वितीय, नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल, इन तीनों ने साथ मिलाया और युद्ध किया। किससे? ब्रिटिश आर्मी। और लीड किसने किया? हेक्टर मुनरो ने इसको लीड किया। हेक्टर मुनरो ने इसको लीड किया और मुनरो यहां पर विजयी हो जाता है। अगेन इनकी हार होती है। क्लियर है? तो यहां से इलाहाबाद ट्रीटी होती है। और इलाहाबाद ट्रीटी कब हुई? 1765 में, जहां पर राइट ओवर रिवेन्यू मिल जाता है, सिविल जस्टिस मिल जाता है ब्रिटिशर्स को। क्लियर है? और यहां से ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वह क्या होना शुरू हो जाते हैं? रिच होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? अमीर बनने लगे। और कंपनी घाटे में आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो अमीर होने लगे। इसने कंपनी के ऑफिसर्स, तो उनका दिमाग लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उन्होंने क्या बनाने शुरू कर दिए? एक्ट बनाने शुरू कर दिए। और पहला एक्ट उन्होंने कौन सा बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, जहां से कंपनी के जो अफेयर्स थे उन सभी को रेगुलेट करना कौन शुरू कर देती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। यह पॉइंट्स था। उसके बाद यहां पर क्या चेंज किया गया? बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहले क्या होता था, समझना है पॉइंट्स को। पहले ये इंडिया है, यहां पर है बंबई प्रेसिडेंसी, यहां मद्रास प्रेसिडेंसी और यहां क्या है? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो सभी में गवर्नर अलग अलग, सभी के गवर्नर अलग अलग, बट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। क्लियर है? अब ये सभी इसके प्रति जवाबदेह हो जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। क्लियर है? और वॉरेन हेस्टिंग्स पे ही क्या चलाया जाता है? इंपीचमेंट चलाया गया, महाअभियोग चलाया जाता है। यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और महाअभियोग का मतलब क्या है? देखो, आज हमारे राष्ट्रपति अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ वर्क करते हैं तो संसद में एक इंपीचमेंट लाया जा सकता है, यानी कि उनको हटाया जा सकता है इंपीचमेंट के थ्रू, उनके टेन्योर को पूरा हुए बिना ही। क्लियर है? तो वैसा ही इंपीचमेंट लगाया गया था किसके ऊपर? वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब यहां से क्या एस्टैब्लिशमेंट किया गया? 1774 में स्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया गया? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, जिसके चीफ जस्टिस कौन होते हैं? एलिजा एम्पे। और 3 और जज होते हैं, चैम्बर्स, लिमेंस्टर एंड हाइड। ये 3 और जज होते हैं। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। तो ये सभी पॉइंट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के। और डिटेल के लिए देखना है तो आपने लास्ट क्लास देखनी होगी। क्लियर है? वहीं गाइस, अब ये सब फॉर्मेशन है संविधान बनाने की। क्लियर है? संविधान बनाने के फॉर्मेशन है, कैसे कैसे रूल बनाए गए, उन्हीं रूलों से हमारे संविधान में रूल्स लिए भी गए हैं। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट खत्म होने के बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट के पहले एक पॉइंट आप याद रखेंगे, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। और पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। इसके तहत पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स को अलग कर दिया गया। कमर्शियल अफेयर्स कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था बोर्ड ऑफ
कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पावरफुल बॉडी थी जो कि सिविल जस्टिस, रिवेन्यू, मिलिट्री इन सभी को देखती थी। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट को पहली बार ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया कहा गया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। तो यह था 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब यहां से एक्ट आता है 1813 का, चार्टर एक्ट 1813। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्टर एक्ट 1813 का। अब 1813 में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलती है कि 1813 में क्या हुआ वह आप समझिए। 1813 में पहली बार शिक्षा के ऊपर, इंडियन एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपए, कितने 1 लाख रुपए खर्च करने अनिवार्य कर दिए जाते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। वहीं पहले क्या होता था, इस एक्ट से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वह मोनोपोली राइट दे रखा था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट, यानी कि आप एकमात्र सेलर हो। आप खुद सोचो, मार्केट में आज अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये बहुत सारे बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं। इनसे हम अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर सपोज करो सिर्फ अमेज़न ही हो तो माल भी महंगा होगा, सामान महंगा आएगा, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो सिमिलर यहां पर भी था, सिर्फ अमेज़न होगा तो सिर्फ वो क्या होगा, मोनोपोली होगा। बहुत सारे हैं तो वो मोनोपोली राइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली राइट दे रखा था कि आप एकमात्र सेलर हो इंडिया के अंदर। क्लियर है? इस मोनोपोली राइट को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत खत्म कर दिया जाता है, आंशिक रूप से, यानी कि पार्शियली खत्म किया जाता है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। इसमें क्या कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय यानी कि टी और चाइना के साथ, चाय और चीन के साथ, चाय का जो व्यापार है इंडिया में सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और चीन के साथ व्यापार कौन करेगा? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। और जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, इंग्लैंड की है चाहे अदर की, वो अपनी जाए बिजनेस करे। और इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं वो भी अब बिजनेस आके कहां पर? इंडिया में कर सकती थी। क्लियर है? बट ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सिर्फ राइट था कि वह चीन के साथ और चाय पर बिजनेस का मोनोपोली राइट रखेगी। क्लियर है? और यहां से दूसरा पॉइंट क्या है आपको याद रखना है कि 20-20 साल का टेन्योर कर दिया जाता है। कितने साल का? 20 साल का टेन्योर कर दिया जाता है। आपने देखा चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में। उसके बाद कब आता है? 1833 में। फिर कब आता है? 53 में। तो 20-20 साल का टेन्योर होता है। क्लियर है? अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहली बार क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया गया, क्रिश्चियनिटी को, कि आप लोगों में अपने क्रिश्चियन धर्म को फैलाए, यह पहली बार कहा जाता है ईसाई धर्म को फैलाने की बात। अब होता क्या था, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, ये पार्ट, ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, ये पोर्शन, ईस्टर्न पार्ट में मैक्सिमम क्रिश्चियंस लोग रहते हैं। अब क्रिश्चियनिटी को उस वक्त किस तरीके से फैलाया गया, यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करिए कि आप हनुमान जी को मानते हैं, कोई शिव जी मानता होगा, कोई हनुमान जी, हम हनुमान जी को ले लेते हैं। तो ये जो फैलाते थे धर्म को, वह क्या करते थे, एक मूर्ति हनुमान जी की बनाई, एक मूर्ति ईसा मसीह की बनाई। हनुमान जी की मूर्ति मेटल से बनाई और ईसा मसीह वाली जो मूर्ति थी वो लकड़ी की बना ली। अब बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लिए, लोगों को इकट्ठा किया। अब होता क्या था कि भाई दोनों मूर्तियों को पानी में डालना है, बहुत सारे लोग हैं। अब पहले हनुमान जी को डाला, हनुमान जी डूब गए मेटल के। क्या बोला कि भाई तुम्हारे भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी क्या करेंगे? भाई लोगों को थोड़ा झटका लगा। अब वहीं दूसरी बात, अब ईसा मसीह की मूर्ति डाली पानी में, वो तो तैरने लगी, लकड़ी की बनी, सेम पेंट, सब कुछ सेम। लोगों को पता ही नहीं चलता था उसके फर्क के बारे में। तो लोगों को इस तरीके से ईसा मसीह को दिखाया गया और बोला गया
कि ईसा मसीह अपनी भी जान बचा सकते हैं और तुम्हारी भी रक्षा कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था फैलाने का, और बहुत सारे तरीके रहे क्रिश्चियनिटी को फैलाने का। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको आपने समझना है। चार्टर एक्ट 1833 आपसे क्या कहता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में गवर्नर जनरल बंगाल को खत्म कर दिया जाता है और क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया फर्स्ट टाइम। और पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, तो वो थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। इस पॉइंट को याद रखना है, विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है, इस पॉइंट को याद रखना है। इन्होंने कब, 1829 में क्या किया था, 1829 में सती प्रथा जो थी उसको खत्म कर दिया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने कानून बनाया था। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। वही 1828 में क्या इंपॉर्टेंट था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो वह राजा राम मोहन राय ने 1828 में। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। अब क्या होता है चार्टर एक्ट 1833 के तहत कि यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई जाती है और क्या कहा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की भी नियुक्ति कर देती है, चाहे वो एबल है या फिर नहीं है। तो यहां पर ओपन कंपटीशन सिस्टम की शुरुआत होती है इसी चार्टर एक्ट 1833 में। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। और वहीं एक क्वेश्चन और कि ब्रिटिश पोजीशन के मद्रास प्रेसिडेंसी, ये बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इनके जो गवर्नर्स के पावर थे, लेजिस्लेटिव पावर, वो खत्म करके किसको दे दिए जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, यानी कि विलियम बेंटिक के पास आ जाते हैं उस वक्त। क्लियर है, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक क्वेश्चन याद रखना यहां से कि चार्टर एक्ट 1833 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पार्शियली उस 1813 में मोनोपोली राइट खत्म किया गया था, यहां पर कंप्लीटली मोनोपोली राइट खत्म कर दिया गया। अब कोई भी यूरोपियन कंपनी जो है इंग्लैंड की, वह आके अपना व्यापार किसी भी चीज से कर सकती थी, किसी के साथ भी कर सकती थी। ये सभी राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। क्लियर है। यहां पे नेक्स्ट एक्ट आता है आपके पास 1853 का चार्टर एक्ट। ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यहीं पर शुरुआत किसकी हो जाती है, आईसीएस की। आईसीएस का मतलब क्या होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत होती है। और पहले आईसीएस को क्रैक करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वह थे 1864 में। 1864 में क्रैक किया सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, पहले इंडियन आईएएस ऑफिसर थे। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। और 1864 में उन्होंने क्रैक किया था। तो यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए है नहीं। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1858। अब ये जो एक्ट था, ये जो कानून था, यह कंप्लीटली किसके पास चला जाता है, उस वक्त ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है और वहां से सभी चीजें लागू होती है 1858 में। अब ये कैसे गया वह आपको भी पता है, क्योंकि 1857 में क्या हुआ था, इंडिया के लिए लड़ा गया पहला युद्ध आजादी के लिए। किसने कहा था यह पॉइंट आपका होमवर्क है। इसको आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि यह आजादी के लिए लड़ा गया पहला युद्ध है। इसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यह आपका क्वेश्चन है। क्लियर है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे वह 1858 से शुरू करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे 1947 तक। 1858 टू 1947 तक हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। सो गाइस, आप लोग ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इन पॉइंट्स को जरूर याद करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम।